नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से एक बहुत ही भारी मेजॉरिटी के साथ दिल्ली इलेक्शंस में जीत हासिल कर ली है। ये कमाल की अचीवमेंट है, दो इलेक्शंस को लगातार जीतना, वो भी लगभग 90% सीट्स के साथ। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वही दिल्ली की जनता है जिसने पिछले साल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी देकर, और अब दिल्ली में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल को बिठाया एक और बार बहुत बड़ी मेजॉरिटी देकर। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, आइए करते हैं इसकी एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अपनी कैंपेनिंग में कोई कसर छोड़ दी हो, इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। जितनी मशीनरी, जितनी मैन पावर इनके पास है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दिल्ली के बाहर से 40 स्टार कैंपेनर्स को बुलाया गया, जिसमें कि कई सेलिब्रिटीज थे, गौतम गंभीर, हेमा मालिनी, सनी देओल, जिसमें कि बाकी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स थे जैसे कि योगी आदित्यनाथ, बाकी स्टेट्स के एक्स चीफ मिनिस्टर्स भी थे जैसे कि देवेंद्र फडणवीस, और यूनियन मिनिस्टर्स तक भी आए थे बीजेपी के लिए कैंपेन करने। बस प्रॉब्लम यह थी कि कैंपेन करने के लिए कुछ था नहीं, कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं था इनके पास। शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग देश के गद्दारों को शाहीन बाग के जो धरने हैं ये तो बहाने हैं, शाहीन बाग पे जाना ही नहीं चाहते। बीजेपी की पूरी इलेक्शन कैंपेन यही हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, शाहीन बाग, मंदिर, मस्जिद जैसे इश्यूज पर आधारित थी। हर दूसरे दिन इनका कोई ना कोई नेता भड़काऊ भाषण देता था, मारने, काटने, तोड़ने, फोड़ने की बात करता था। अपनी तरफ से कुछ भी पॉजिटिव एजेंडा नहीं था इनके पास ऑफर करने के लिए। लेकिन यही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसकी कंप्लीट ऑपोजिट थी। आम आदमी पार्टी ने अपनी कैंपेनिंग में सिर्फ पॉजिटिव चीजों की बात करी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्कूल, अस्पताल, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ऐसी चीजों की बात करी गई और सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस किया गया। जो स्कूल बनवाएगा वोट उसी को मिलेगा, जो अस्पताल बनवाएगा वोट उसी को मिलेगा, जो बिजली देगा वोट उसी को मिलेगा, जो पानी देगा वोट उसी को मिलेगा, जो सड़क बनवाएगा, जो नाली बनवाएगा, जो गली बनवाएगा, जो सीसीटीवी कैमरा लगवाएगा वोट उसी को। दिल्ली के अंदर काम की बात चलेगी। अब एक तरफ कंप्लीट पॉजिटिव कैंपेन, एक तरफ कंप्लीट नेगेटिव कैंपेन। इतना क्लियर कट डिफरेंस आज तक शायद किसी इंडियन इलेक्शंस में ना देखा गया। बीजेपी समझ नहीं पाई कि आम आदमी पार्टी की इस पॉजिटिव कैंपेन को कैसे काउंटर किया जाए। इतनी कंफ्यूज्ड हो गई कि अपनी खुद की पॉलिसीज नहीं डिसाइड कर पाए। कभी ये आम आदमी पार्टी की फ्रीबीज को क्रिटिसाइज करती, कभी कहती कि हम 5 गुना ज्यादा फ्रीबीज ऑफर करेंगे खुद से। इवेंचुअली जो मैनिफेस्टो निकाला बीजेपी ने बाद में, उन्होंने अलग टाइप के फ्रीबीज ऑफर किए। आम आदमी पार्टी फ्री इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन पे फोकस करती थी, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम फ्री स्कूटीज देंगे लड़कियों को। जैसे जैसे इलेक्शंस पास आने लगी, ओपिनियन पोल्स दिखाने लगे कि आम आदमी पार्टी काफी आगे चल रही है बीजेपी से, आसानी से जीत जाएगी इलेक्शंस। बीजेपी और भी डेस्परेट होने लग गई। इन्होंने अपना मास्क पूरा नीचे उतार दिया और ओपनली हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने लग गए, पाकिस्तानी बुलाने लग गए, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल को एक टेररिस्ट तक बुला दिया। केजरीवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं आतंकवादी हूं, तो आप आतंकवादी ही हो। ऐसे फालतू के आरोपों से, इतनी नेगेटिविटी से कौन यकीन करेगा इनकी बातों पर। योगी आदित्यनाथ को ही उतार लिया कैंपेनिंग में, जबकि उत्तर प्रदेश दोस्तों हेल्थ केयर के मामले में, एजुकेशन के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नीचे आता है सारी स्टेट्स में से इंडिया में। तो अपनी स्टेट संभाली नहीं जाती, लेकिन योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में कैंपेन करने के लिए भेज दिया, जहां की एजुकेशन, हेल्थ केयर की मॉडल की चर्चा दुनिया भर में की जा रही है। तो कौन यकीन करेगा योगी आदित्यनाथ की बात पे कि हमारी पार्टी को वोट करो। यहां पर पहले अपनी चीज तो संभाल लो। इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों देखने वाली कि इन पार्टीज का वोट शेयर क्या रहा था पहले और अब। 2015 की जो दिल्ली में इलेक्शंस हुई थी, आम आदमी पार्टी ने करीब करीब 54% वोट शेयर लिया था, और 2020 में लगभग वो मेंटेन रखा, 53.7 पर है, तो 0.8% का थोड़ा सा कम हो गया आम आदमी पार्टी का वोट शेयर। बीजेपी का लेकिन जो वोट शेयर था वो 2015 में 32% था, 6% से बढ़ गया, वो 38% हो गया 2020 में। कांग्रेस का था 10% 2015 में, नीचे गिरकर 4% हो गया। तो खाली वोट शेयर को देखोगे तो आपको लगेगा कि जो कांग्रेस वोटर्स थे वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन ऐसा शोर शॉट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ओवरऑल जो वोटर टर्नआउट था वो 2015 में 67% था और अब 2020 में 62% है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कांग्रेस को वोट देने वाले लोग थे वो आए नहीं वोट देने, इसलिए बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा दिख रहा है, लेकिन बीजेपी के सपोर्टर कंसिस्टेंटली आए वोट देने, ये भी हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है 2019 की लोकसभा से। लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को मिले 56% वोट शेयर दिल्ली से, और अब 2020 में वो गिरकर हो गया 38%। तो ये जो एक्स्ट्रा 18% वोट्स हैं, ये जो 18-20% लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मोदी एस पीएम के लिए वोट करते हैं और साथ ही साथ केजरीवाल एस सीएम के लिए भी वोट करते हैं। ये वो लोग हैं जिनका आइडियोलॉजी से इतना लगाव नहीं है, किसी पार्टी से इतना लगाव नहीं है कि हम
अंधभक्त बनकर एक ही पार्टी के लिए वोट करेंगे यहां पर। ये सिंपली वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि मोदी बेटर चॉइस है पीएम बनने के लिए और केजरीवाल बेटर चॉइस है सीएम बनने के लिए। इसके पीछे रीजन क्या है? एक रीजन तो आप ये कह सकते हो कि लोग डिफरेंस समझने लगे हैं लोकसभा के बीच में और विधानसभा के बीच में, कि एक तरफ सेंटर के लिए इलेक्शंस होती हैं और एक तरफ स्टेट के लिए इलेक्शंस होती हैं और अलग अलग इश्यूज होते हैं दोनों तरफ। लेकिन एक दूसरा रीजन जो मेरी राय में काफी इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, मेरी राय में ये सेक्शन ऑफ वोटर्स एक सीएम पीएम के फेस में, एक इंडिविजुअल लीडर्स में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखते हैं, क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी देखते हैं। इन्हें ये क्रेडिबिलिटी मोदी एस पीएम में दिखी, राहुल गांधी में नहीं दिखी। इन्हें ये क्रेडिबिलिटी अरविंद केजरीवाल एस सीएम में दिखी, मनोज तिवारी में नहीं दिखी। तो बेसिकली वो लीडर सीएम का फेस एक पार्टी ने जो खड़ा किया है या पीएम का फेस खड़ा किया है, और दूसरी तरफ जो भी सीएम का फेस चाहे अनाउंस ना किया हो कि कौन सीएम बनने वाला है, लेकिन जो लोगों को लग रहा है कि कौन लाइकली सीएम बनेगा वहां पर, जैसे कि मनोज तिवारी थे। और ऐसे ही पीएम के लिए भी था। लोगों के मन में नरेंद्र मोदी की इमेज एज एन इंडिविजुअल लीडर एज कंपेयर टू राहुल गांधी की इमेज कहीं ज्यादा बेहतर है, और इसके कई सारे रीजन हैं। एक रीजन तो यह है कि राहुल गांधी एक डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस है, अपनी फैमिली हिस्ट्री का बैगेज उनके सर पे हमेशा रहेगा जिसको हटा नहीं सकते। दूसरा रीजन यह है कि गोदी मीडिया ने बार बार राहुल गांधी की इमेज को डिस्ट्रॉय किया है और फेक इंटरव्यूज के द्वारा, स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज के द्वारा नरेंद्र मोदी की इमेज को ऊपर चढ़ा के रखा है। सिमिलरली अरविंद केजरीवाल की इमेज उनके काम की वजह से और उनकी हिस्ट्री की वजह से कहीं ज्यादा बेहतर है लोगों के मन में एज कंपेयर टू मनोज तिवारी। क्योंकि मनोज तिवारी की हिस्ट्री क्या है, उन्होंने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया, डॉली बिंद्रा के साथ लड़ाई करी, बेबी बियर पी के नाचे जैसे गानों पर डांस किया। तो इन सब चीजों की वजह से लोगों के मन में जो इमेज है मनोज तिवारी की, वो ऑटोमेटिकली डाउन चली जाती है। लेकिन एक गोदी मीडिया का फैक्टर यहां पे जरूर आता है। गोदी मीडिया जो कि बिल्कुल मेरी राय में बीजेपी की ओर बिका हुआ है, उनके इशारों पर नाचता है, चाहता तो आसानी से अरविंद केजरीवाल की इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया उन्हीं को काउंटर करने के लिए। अरविंद केजरीवाल की मीडिया को हैंडल करने की स्ट्रैटेजी, यह है नेक्स्ट रीजन दोस्तों मेरी राय में, जो एक बहुत बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी जीत के पीछे। बेसिकली क्या है, जब हम गोदी मीडिया को सुनते हैं तो ज्यादातर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस सोचते हैं कि हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए पूरी तरह से इन्हें, तभी बेटर रहेगा, हम इनके चैनलों पे जाएंगे ही नहीं। तो यही चीज 2019 में कांग्रेस ने करने की सोची थी। ज्यादातर इन न्यूज चैनलों पे गए नहीं इंटरव्यू देने, राहुल गांधी ने हार्डली कोई इंटरव्यूज दिए, लेकिन नरेंद्र मोदी एक के बाद एक इन न्यूज चैनल पे इंटरव्यू देने गए, और इनमें से काफी सारे इंटरव्यू स्क्रिप्टेड थे, प्लान थे पहले से ही। लेकिन इससे होता क्या है, जो आम जनता है जो रात को टीवी देखती है, वो तो टीवी फिर भी देखेगी, उन्हें सिर्फ मोदी देखने को मिला वहां पर, मोदी के स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज देखने को मिले, राहुल गांधी की तरफ से हार्डली कुछ देखने को मिला। और राहुल गांधी की जब बात भी करी जाती थी तो सिर्फ एक गोदी मीडिया के एंकर्स क्रिटिसाइज करते थे, तो इससे राहुल गांधी की इमेज पर बहुत असर पड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, इन सारे मीडिया हाउसेस को बॉयकॉट करने की जगह ये इन पर इंटरव्यू देने गए, टाउन हॉल्स कंडक्ट किए जिसमें कि इंटरव्यू चल रहा है, स्टेज पर लाइव चल रहा है और वहां ऑडियंस खड़ी होकर देख रही है। इससे दो एडवांटेज होते हैं, एक तो ये है कि टीवी चैनलों पर अरविंद केजरीवाल देखने को मिले, और क्योंकि वो इंटरव्यू दे रहे थे तो जो वो खुद बोलते थे लोग वो बात सुन रहे थे टीवी चैनलों पर, अपनी बात पहुंचा पा रहे थे लोगों तक। और दूसरा ये होता है कि जब भी गोदी मीडिया एंकर्स ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह से नैरेटिव को ट्विस्ट कर दिया जाए हिंदू मुसलमान में, पाकिस्तान में, शाहीन बाग में, तो अरविंद केजरीवाल उसका खुद ओपनली आंसर कर पा रहे थे वहां बैठकर, और ऑडियंस तालियां बजा रही थी। We are amongst Shaheen Bagh. We have not distanced ourselves. We have not distanced ourselves. हमने स्कूल चलाए, हमने अस्पताल चलाए, हमने सड़कें बनवाई, हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, हमने जो उन्होंने देश के अंदर बवाल मचाया है, उन्होंने पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है, वो इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं संभल रही। उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की, इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश सारे धर्मों से बना है, ये देश सारी जातियों से बना है। इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव परसेप्शन पहुंचा अरविंद केजरीवाल की इमेज पर इन टाउन हॉल्स की वजह से। ऑब्वियसली ये सारे इंटरव्यूज, ये सारी कैंपेनिंग किसी काम की नहीं होती आम आदमी पार्टी की तरफ से, अगर इन्होंने एक्चुअली में कुछ काम ना किया होता तो। लेकिन इन्होंने काम किया,
और ये काम दिखता है, लोगों ने काम देखा, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकी जीत के पीछे मेरी राय में। इनका काम, एजुकेशन में इन्होंने जो काम किया, स्कूल्स को बेहतर बनाया, मोहल्ला क्लिनिक्स मॉडल को दुनिया भर में फेमस किया, इलेक्ट्रिसिटी के बिल लोगों के सस्ते आए, ये लोगों को दिखा एक्चुअली में, लोगों को दिखता है काम, तभी लोगों ने इनके लिए वोट दिया, अपने वादों को पूरा किया इन्होंने। ये मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इनका रिपोर्ट कार्ड बताया है कि एक्चुअली में क्या क्या काम किया गया है, कहां पर ये चूक गए एग्जैक्टली पिछले 5 सालों में। आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एक चीज माननी पड़ेगी दोस्तों कि बीजेपी का जो कोर सपोर्टर बेस है वो जबरदस्त तरीके से डेडिकेटेड है अपनी पार्टी के लिए, या फिर ये कहूं अंधा हो रखा है अपनी पार्टी के लिए वोट करने में। 1998 से लेकर 2020 तक बीजेपी का वोट शेयर दिल्ली इलेक्शंस में मोर और लेस कांस्टेंट ही रहा है। 1998 में था 34%, 2008 में 36%, अब हो गया 38%। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो 38% लोग हैं ये क्या सोचकर वोट देते हैं बीजेपी के लिए, या तुम लोग इतने अंधे हो गए हो अपनी पार्टी की भक्ति करने में कि तुम्हें आंखें खोलकर कुछ दिखता ही नहीं है यहाँ पर। तुम्हें दिख नहीं रहा कि बीजेपी ने क्या किया आज तक दिल्ली में। यहाँ पर 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में राज कर रही है। क्या अचीवमेंट है बीजेपी की 15 सालों में, कोई गिनकर बता दो जरा। 10 अचीवमेंट नहीं गिन पाएंगे क्योंकि कोई काम नहीं किया। और तुम लोगों के लिए कोई प्राउड फील करने की बात नहीं है कि जो भी हो जाए हम तो एक ही पार्टी को ही वोट डालेंगे यहाँ पर, चाहे ये देश को तबाह करते रहे हम तो फिर भी इसी पार्टी को ही वोट डालेंगे। कुछ भला नहीं होने वाला इससे देश का। इतना क्लियर डिस्टिंक्शन था यहाँ पर कि एक पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, दूसरी तरफ काम पर वोट दिया जा रहा है, लेकिन नहीं, तुम्हें फिर भी इसी तरफ वोट देना है। समझ में नहीं आता। अगर आप लोग इन 38% वालों में से हो जो इस वीडियो को देख रहे हो तो जरा कमेंट्स में लिखकर बताओ क्या है भाई, क्या पसंद आता है इतना। तुम काम पसंद आता है या फिर तुम डर जाते हो कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे। एक चीज मैं बता दूं, अगर आप इस सोच के इंसान हो तो अभी देख लो, ये हिंदू खतरे में जो है ना, ये सिर्फ इलेक्शन के पहले आते हैं। अब हिंदू सेफ फील करेगा, लेकिन बिहार इलेक्शन के पहले फिर से हिंदू खतरे में एक टॉपिक उठ जाएगा, उसके बाद बंगाल की इलेक्शंस में उठेगा ये फिर टॉपिक। तो ये जो धर्म में पॉलिटिक्स घुसाना है ना, ये सिर्फ ही आपको बेवकूफ बनाने का तरीका है। ओवरऑल दोस्तों, इस इलेक्शन रिजल्ट से अच्छी चीज ये होगी कि अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगेगा अगर वो काम करेंगे तो काम के बेसिस पे इलेक्शन को जीता जा सकता है, और नफरत और नेगेटिविटी से इलेक्शन को नहीं जीता जा सकता। तो होपफुली फ्यूचर के इलेक्शंस में इलेक्शन कैंपेनिंग और पॉजिटिव रहेगी, और जो अलग अलग पार्टीज के लीडर हैं वो अपने आप को अगर फेस बताएंगे सीएम का तो वो शायद डिबेट करने की कोशिश करें एक दूसरे से। ये एक पॉजिटिव चीज रहेगी लोगों के लिए भी, जनता के लिए भी और लीडर्स के लिए भी, क्योंकि वो अपने एजेंडेस को साथ साथ ओपनली डिस्कस कर पाएंगे एक दूसरे से। दूसरी तरफ दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल का सक्सेस प्रूव होता है इस इलेक्शन रिजल्ट से। जिस तरह का इन्होंने काम किया है उससे बाकी स्टेट्स भी इंस्पिरेशन ले सकती हैं और अपने स्टेट्स में डेवलपमेंट मॉडल को इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे कि महाराष्ट्र ने अब कहा है कि अब वो 100 यूनिट्स तक बिजली फ्री कर देंगे दिल्ली मॉडल से इंस्पिरेशन लेते हुए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बाकी स्टेट्स के लिए ध्यान रखने वाली ये होगी कि दिल्ली मॉडल बाहर से दिखने में फ्रीबी की तरह दिखेगा कि सब कुछ फ्री में बांटा जा रहा है यहाँ पर, लेकिन वो सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। दूसरी तरफ आपको यह भी देखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ सही से मेंटेन रहे, रेवेन्यू सरप्लस मेंटेन रहे, यहाँ पर करप्शन कम रहे, जिससे कि ये फ्रीबीज एक्चुअली में अफोर्ड किए जा सके, पैसे की सही तरीके से मैनेजमेंट हो। तो अगर बाकी स्टेट्स को अडॉप्ट करना है तो इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या फिर यूट्यूब पर एक मेंबर बन के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।